बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रेस पर ऐड के साथ मैं हूं आपकी मेजबान इफ़त रऊफ। आज आपकी मुलाकात कराते हैं टेक्सला की एक बहुत ही हमजहत शख्सियत और एक नामी गिरामी बिजनेसमैन जनाब ताहिर सुलेमान साहब से, और उनका तारुफ उन्हीं की जुबानी पूछते हैं कि वो कितनी ही जिहाद में तबाज़वाई कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम ताहिर सुलेमान है, मैं टेक्सला से बिलोंग करता हूँ। मेरा बेसिकली जो बिजनेस है फ्रेट फॉरवर्डर्स और अक्रॉस द बॉर्डर काम करते हैं हम लोग, और पाकिस्तान के अंदर भी, और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के साथ नेशनल मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ काम कर चुके हैं और कर रहे हैं। इसके अलावा जो मेरी ज़ाती तौर पर जो मेरी है, मैं एज ए हिस्टोरियन काम करता हूँ, नुमिस्मेटिस्ट हूँ, और वर्ल्ड लेवल पे हमारे फोरम्स हैं उनमें पार्टिसिपेशन करते हैं। न सिर्फ पार्टिसिपेशन करते हैं बल्कि अपनी चीज़ें वो दिखाते हैं और उनके ऊपर लिखते भी हैं, और मुख्तलिफ जगहों पे छोटे मोटे लेक्चर वगैरह और इस तरह की चीज़ें नॉलेज शेयर करते रहते हैं। जी गंधारा तहजीब क्या है, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। बेसिकली ये जो गंधारा तहजीब है, इसमें लकीली हमारा रीजन जो पाकिस्तान का है, टेक्सला का खसूसी तौर पर, और अफगानिस्तान का इलाका है, पेशावर का इलाका है, ये सारा गंधारा तहजीब है जो बुद्धिस्ट के साथ जो है ना अटैच है। ये जो कहा जाता है, आम तासुर है कि गंधारा तहजीब या हिंदू या गैर मुस्लिम तहजीबों की जो हम प्रचार करते हैं तो हमारा ईमान खतरे में पड़ जाता है, आप क्या कहेंगे? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ईमान कभी भी खतरे में नहीं पड़ता, ना कभी पड़ा है ना पड़ेगा। आप देखें हिंदुस्तान के अंदर कितने मुसलमान रह रहे हैं, और वो एक जो रियासत है देख लें, वहाँ हिंदू मेजोरिटी में है, वहाँ तो मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। हम चाहते हैं कि वहाँ से ये मजहबी जो सियाहत है इसको हम फरोग दें, और उनको एक स्पेसिफिक एक हम उनको ये जो टेक्सला का इलाका है उनके लिए इसी तरह है जिस तरह हमारे लिए जो हमारे मुकद्दस मकाम आते हैं उनके लिए ये टेक्सला एक मुकद्दस मकाम की हैसियत रखता है। हम चाहते हैं एक बहुत बड़ा रेवेन्यू और एक बहुत बड़ी हम सन्नत है इसको नजरअंदाज करके बैठे हुए हैं। हमारा मकसद है कि हमारे मुल्क के अंदर इकॉनमी जनरेट करे और टूरिस्ट फ्लॉग पाए। जी हाँ, खवातीन को अमूमन ये तासुर है कि वो एज पपेट यूज होती हैं बिजनेस में। खवातीन का बिजनेस में क्या रोल है या क्या रोल होना चाहिए, इससे मुताबिक क्या कहिएगा? ये औरत के बगैर तो हम चल ही नहीं सकते हैं। जबरदस्त। औरत के बगैर हम चल ही नहीं सकते, ये हो ही नहीं सकता है। हमने हमारे माशरे के अंदर जो आपने कहा पपट इस्तेमाल होती है, ऐसी नहीं है। वो जो औरतें जेन्युइन काम करने वाली हैं, मैंने देखा है, वो बिल्कुल दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करती हैं। वो इस तरह नहीं है, वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। और लास्ट हम डॉक्टर अलवी साहब सदर साहब से मुलाकात हुई थी एक इवेंट में, तो उन्होंने बड़ा कहा था कि आपके मैं यहाँ देख रहा हूँ 2-4 खवातीन ही है, तो ये औरतों को लेके आए। एक बहुत बड़ा हमारा 50-52% मेरे ख्याल खवातीन है, और इस तरह हमको हम अगर 20-25% भी हमारे साथ बिजनेस में आ जाए तो आप क्या समझती है कि आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो औरतें एक्सपोर्ट कर रही हैं। अच्छा, खवातीन जो बिजनेस के अंदर मौजूद हैं वो कितने परसेंट फ्रॉड करती हैं या जस्ट रहती हैं, आपका उनके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखें, फ्रॉड की बात तो खवातीन फ्रॉड नहीं करती हैं, मैंने कभी नहीं देखा, ना मेरे साथ किसी ने फ्रॉड किया, मैं ऐसे ही कह दूं। एक हमारा जो पिछले 20-23 साल से गलत एक काम प्रैक्टिस हो रही है, प्रॉपर्टी का काम हो रहा है। सही, जो प्रॉपर्टी का काम हो रहा है वो आर्टिफिशियल काम है, मसनूई काम है, वो खत्म हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं लोग तबाह बर्बाद हो रहे हैं। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेइंतहा इजाफा हुआ है, कोई आपके जहन में लाया अमल आता है? तो देखिए, जर्मनी की मैं मिसाल दूं, जर्मनी ने अपने शहरों में इंटरसिटी जो है सारी ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी है। अच्छा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब हमारी बदकिस्मती है कि हमारी अशरफिया ने जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है बाइज्जत नहीं रखा है इसको। उसको हमेशा से अपग्रेड किया जाए, बल्कि इवन यहाँ तक रास्ते खोलने चाहिए कि आपस में जिस तरह आपने यूरोप ने किया हुआ है, ठीक है, हमारा एक ऐसा इकोनॉमी सिस्टम बना रहे कि हमारा आना जाना देखें, जैसे यूरो निकला है, या आपने अपना डॉलर इंट्रोड्यूस करवा दे, पैसा इंट्रोड्यूस करवा दे मिलके, और ऐसा पैकेज बनाए कि सबके लिए मुफीद हो। मुल्क के अंदर इंटरसिटी, उसका फायदा उनको क्या हुआ? जी, इस तरह के उनका जो देखें, उनको में डेटाबेस बनाती हैं, सारी चीजें इकोनॉमिस्ट बनाते हैं, सारे वो सर्वे कराते हैं। वो कहते हैं कि हम अगर शहर के अंदर लोग कारें लेके आएंगे और उनको अच्छी बाइज्जत अगर सहूलत नहीं होगी तो वो कारें आके गाड़ियां आके शहर के अंदर स्टक हो जाएंगी। उनको एक्स्ट्रा स्पेसेस चाहिए, फिर पोल्यूशन होगी, फिर वो चीजें जो है ना उनको रोड बड़े करने होंगे, उनके लिए पार्किंग प्लाजास बनाने होंगे, वो यानी कि कौम का इतना बड़ा सरमाया चला जाए। हिस्ट्री में बताएं, क्या ये अभी सारा क्रिएट हुआ है? पहले भी हमारे पड़ोसी ममालिक थे, हमसाये ममालिक थे, वस्त एशियाई रियासतें, तो हिस्ट्री में क्या इस खित्ते की और उस खित्ते की आपस में कोई बिजनेस कोलैबोरेशन रही है? देखिए, आप जब तारीख उठा के देखते हैं, आप
الیگزینڈر سے پہلے کا دور اٹھا کے دیکھ لیں، گریک کا پیریڈ دیکھ لیں، کشان پیریڈ دیکھ لیں، پارتھین پیریڈ دیکھ لیں، یہ تو ایک ملک، اور کشان پیریڈ تو میرے خیال سینٹرل ایشیا سارا علاقوں میں ہے. آپ بلکہ قازقستان، آپ نے ابھی کتاب میں بھی لکھا ہے، ایک ایسی ایسوسیشن ہوئی ہے، آرکیالوجی موسائٹ ہے جو اچھا، قزاقستان سے متعلق خاص آپ سے سوال یہ میں نے کرنا تھا کہ سفیر قزاقستان بڑے متحرک ایک شخصیت آئے ہیں، یہاں پر تعینات ہوئے ہیں، تو آپ اپنی کمپنی جو ٹرانسپیس کمپنی ہے اس کی کوئی برانچ یا اس کا کوئی کنیکشن قزاقستان کے ساتھ مستقبل میں کھولنا چاہیں گے، آغاز کرنا چاہیں گے اپنے بزنس کا؟ جی بالکل، میں نے جو سفیر صاحب ہیں اور میں نے اتنے عرصے میں بہت سارے انویسٹرز کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، ہوتی رہی ہیں، جو جتنا انرجیٹک یہ بندہ ہے میں نے کوئی بندہ نہیں دیکھا ہے، میں نے آج دن تک کوئی بندہ نہیں دیکھا ہے، اور وہ ہر جگہ پہنچے ہوتے ہیں، کبھی لاہور ہوتے ہیں، کبھی کراچی ہوتے ہیں، کبھی کدھر ہوتے ہیں، اور وہ عام بندے کو بھی ملتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی عام بزنس کیلا بھی چلا جائے تو وہ ویلکم کرتے ہیں اس میں. تو بالکل میرے قازقستان تو بہت بڑا ملک ہے، اور اس کے اندر اتنے وسائل ہیں، اتنے بڑے، اتنے زیادہ وسائل ہیں. سب سے بڑی بات ہے کاپر ہے، گیسز ہیں، آپ کی ان کے پاس معدنیات اتنی پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ہم ایکسچینج کر سکتے ہیں ان کے ساتھ. میں یہی میرا رونا ہے کہ ہم جتنی جلد ہو سکے کہ ہم ان ملکوں کے ساتھ، چاہے وہ افغانستان کے ساتھ ہم ایگریمنٹ کو ایسے کر لیں. افغانستان کے پہلے بھی دیکھیں ٹریڈ افغانستان کے اندر ہو رہا تھا، جنگ کے دوران بھی. آپ کو میں بتاؤں، یہ عام لوگوں کو نہیں پتا ہے، افغانستان کے اندر کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوا ہے، کبھی بھی کوئی پرابلم. دیکھیں وہ افغانی بیسیکلی وہ تاجر لوگ ہیں، ہمیں کبھی آپ کس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ کبھی کوئی مطلب لوگوں کو ڈر ہوتا ہے نا کہ یہ افغانستان کا بارڈر ہے، افغانستان سے سامان گزر کے جائے گا، لوٹا جائے گا، یہ ہو جائے گا نا. ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے، کبھی بھی کوئی اس طرح کا کوئی ایشو ہمیں ہمارے نوٹس میں نہیں آیا کہ افغانستان کے اندر آپ کا بزنس وہاں سے چلتا ہے. جی بزنس چل رہا ہے. ان لوگوں کو میں بتا رہا ہوں جو کام کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہیزیٹیشن ہے، اور وہ خاموش بیٹھے ہیں یا ڈر رہے ہیں، کوئی پرابلم. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ملک طاہر سلیمان صاحب نے بزنس کے حوالے سے انتہائی اہم انکشافات بھی کیے، اور یہ بھی واضح کرایا کہ وسط ایشیائی ممالک کے ساتھ پاکستانیوں کو آگے بڑھ چڑھ کر بزنس کرنا چاہیے، اور جو پاکستانی بے روزگار بیٹھے ہیں اور سرکاری نوکریوں کے انتظار میں ہیں اور دفاتر کے چکر لگاتے پھر رہے ہیں، ان کو انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ بہت اچھا ہوگا کہ خود انحصاری پر وہ اتفاق کریں، اپنے اسمال بزنس سے اسٹارٹ. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان عفت رؤف کو اجازت دیجیے گا، پھر ملیں گے پھر کسی پروگرام میں. اللہ حافظ.